The transfer of property implies the interest of the property. जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ साथ जो है उसका इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होता है. फॉर एग्जाम्पल, what kind of interest? It is a matter of a subject. What kind of the transfer is required to be transferred? Whether present interest, whether accruing interest, that is known as the future interest. तो जो इंटरेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरेस्ट, प्रेजेंट इंटरेस्ट और फ्यूचर इंटरेस्ट. प्रेजेंट इंटरेस्ट इट मे बी ट्रांसफर्ड टू अ ट्रांसफरी either absolutely. रुकना यार, कॉल एक मिनट. ठीक है. प्रेजेंट इंटरेस्ट दो तरीके से हो सकता है. सेक्शन कौन सा है? सेक्शन तो अभी बोला ही नहीं हमने कोई. ठीक है. प्रेजेंट इंटरेस्ट दो तरीके से हो सकता है, इधर एब्सोल्यूट और पार्शियल. अब एक्रूइंग इंटरेस्ट आ गया जिसको हम फ्यूचर इंटरेस्ट कहते हैं. फ्यूचर इंटरेस्ट को जरा दो पार्ट में डिवाइड करिए, लिखिए जल्दी से. नंबर 1, रिवर्जन इंटरेस्ट. दूसरा लिखिएगा रिमाइंडर. रिवर्जन इंटरेस्ट. अच्छा, रिवर्जन इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज करिए ए हैज लेट हिज हाउस टू बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. तो मुझे बताइए ए का इंटरेस्ट कैसा होगा? रिवर्जन होगा, वापस आएगा. 5 साल के बाद वापस आएगा कि नहीं? यस सर. तो यहाँ जो ए का इंटरेस्ट है वो रिवर्जनरी है, रिवर्जन इंटरेस्ट है. एंड सेकंड इज रिमाइंडर इंटरेस्ट. रिमाइंडर लिखिए. रिमाइंडर इधर it may be vested or contingent. What is vested in, what is remainder interest? Remainder interest means suppose x transfer his property to b for his life, and then to c absolutely c is an unborn son of b. तो मुझे इसमें बताइए किसका इंटरेस्ट यहाँ जो है रिमाइंडर है, जो रिमेन रहने वाला है? अनबॉर्न का. ए जो है ट्रांसफर करता है अपनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति अंतरण करता है बी को उसकी जिंदगी के लिए, और सी को एब्सोल्युटली. तो मुझे बताइए किसका इंटरेस्ट यहाँ रिमाइंडर इंटरेस्ट है? सी. सी का इंटरेस्ट एब्सोल्युटली सी को मिल रहा है भाई. फाइनली हु इज गेटिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी? सी. यही कहा जाता है द रिमाइंडर इंटरेस्ट either may be vested और contingent. वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? समझिएगा बात को. व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट? वेस्टेड इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट वेयर अ पर्सन और ट्रांसफरी गेट्स अ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इमीडिएटली.
जहां पर कोई भी ट्रांसफरी, वर्ड में ट्रांसफरी यूज कर रहा हूं, ट्रांसफरी किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेता है इमीडिएटली विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन, without any condition, it is known as vested interest. अब आप कहेंगे सर कंडीशन तो होती है इसमें, बिल्कुल कंडीशन भी बताएंगे क्या कंडीशन होती है। ठीक है, इसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, इमीडिएटली मिलेगा, एकदम से मिलेगा। एंड contingent interest is an interest where the transferee gets an interest in the property on the happening and non-happening of the uncertain event. इसी को जो है इंटरेस्ट कहा गया। तो इंटरेस्ट हमने पढ़ा है कि एक इंटरेस्ट होता है फ्यूचर, दूसरा प्रेजेंट। प्रेजेंट हमने दो पार्ट में बताया, उसको हम पढ़ ही नहीं रहे, हम फिर बताया फ्यूचर, फ्यूचर को फर्दर टू पार्ट में हमने डिवाइड किया, रिवर्जनरी और रिमाइंडर। रिमाइंडर को फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से, वेस्टेड और कंटिंजेंट। वेस्टेड इंटरेस्ट वो है कि जो इंटरेस्ट ट्रांसफरी को जो इमीडिएटली मिल जाता है विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन। सेकंड कौन सा होता है, कंटिंजेंट इंटरेस्ट। कंटिंजेंसी का मतलब ही अनसर्टेनिटी होती है। कंटिंजेंसी मीन्स वेयर an interest is in the property has been transferred to a transferee. The transferee shall get a contingent interest in the property where such property is depend on the happening and non-happening of the uncertain event. ठीक है, क्लियर है। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। अब हम पढ़ेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट, सेक्शन 19 वेस्टेड इंटरेस्ट। अच्छा, दूसरा ये मैंने याद किया था, एक बार में ही गलत कराया था कि वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट कौन से में, वेस्टेड 19 में है, कंटिंजेंट 21 में है। वी सी वाइस चांसलर, पहले वी फिर सी, क्लियर है। तो जरा आइए सेक्शन 19। Section 19. Vested interest. Where, on a transfer of property, an interest therein created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect, or in terms specifying that it is to take effect forthwith or on the happening of an event which must happen. Such interest is vested unless a contrary intention appears from the terms of the transfer. बहुत शानदार डेफिनेशन है। अच्छा, किस किस को डेफिनेशन अभी समझ नहीं आई? देखिए, शक्ति की क्लास वाला वो मत करिएगा, बोलना पड़ेगा। किस किस को समझ नहीं आई? मुझे तो सर मुझे भी और इन टर्म स्पेसिफाई हो रहा है। अरे बहुत कुछ नहीं आया होगा। वैभव भी आ गया? नहीं सर, आधी आई है। तो जरा बोलो तो सटेशन मास्टर। फरत शिवानी, ये सब देखो वो क्लास नहीं है, थोड़ा सा यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। पढ़े, देखते हैं क्या चलता है। कम कर दे बाबू। Where on a transfer of a property an interest therein created in favor of a person। हमने कहा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इंप्लाइज करता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ, इन अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो इंप्लाइज। ठीक है, अब आगे कह रहा है विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। The first essential element of the vested interest is the vested interest shall take into effect
into the following essential conditions without specifying the time when it is to take effect. Without specifying the time when it is to take effect. तो वेस्टेड क्या हुआ जब टाइम ही नहीं बताया कि ये मिलेगा कब? इमीडिएटली। भाई इसमें देखिए, इसमें लिखा है विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। इसमें तो टाइम ही नहीं दिया। इसमें तो टाइम ही नहीं दिया, तो ये वेस्टेड कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ए हैज मेड ए गिफ्ट ऑफ 500 रुपीज टू बी। ए ने जो है बी को जो है 500 रुपए गिफ्ट किया विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। ठीक है, कोई डेट नहीं मेंशन की, बट he stated that it shall be given to the person with the consent of the C। ए बी को 500 रुपए देता है और कहता है कि वो उसको जो है 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे कोई डेट टाइम नहीं दिया। कहा कि विद द कंसेंट ऑफ द सी। सी की कंसेंट कब मिलेगी? टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, बट द इंटरेस्ट एज सुन एज द गिफ्ट डीड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जिस दिन गिफ्ट डीड ए के द्वारा बी के फेवर में बनी 500 रुपए की, उसी दिन उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया। क्लियर है बात? यस सर। सभी के सभी बहुत एसेंशियल कंडीशंस हैं, ये बहुत दिनों के बाद ये सब चीजें हमें भी पता लगी। सेकंड क्या कह रहा है? और कह रहा है और इन स्पेसिफिक और in terms specifying it is to take effect forthwith, और it is to take effect forthwith, एकदम से। अब वो कहता है ए हैज, देखिए इसी एग्जांपल में, ए हैज एग्जीक्यूटेड गिफ्ट डीड ऑफ a piece of land in favor of B, specifying it is to take effect forthwith on the execution of the gift deed and shall forthwith get the interest in the property way। ओए यस, दोनों क्लियर है कि नहीं? बताइए आप मुझे, दोनों इलिस्ट्रेशन क्लियर है? पहला और दूसरा नहीं। पहले में कहा कि विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट, टाइम ही नहीं बताया कब वो इफेक्ट में आएगा, कब गिफ्ट, लेकिन उसमें टाइम नहीं बताया। The sees he gives the consent, and this is the principle of the vested interest. The vested interest may be postponed of the enjoyment of the property. It shall never be divested. डाइवेस्ट नहीं किया जा सकता, एक पर्सन को उसके इंटरेस्ट से डाइवेस्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ पोस्टपोनमेंट था ये। विद द कंसेंट ऑफ द सी, ये टाइम स्पेसिफाई नहीं था व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट। जिस दिन सी कंसेंट देगा उस दिन वो हो जाएगा। दिस इज वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इमीडिएटली फोर्थविथ an interest in created in favor of the person forthwith। वो डीड एग्जीक्यूट कर रहा है। ए हैज transfers by executing a gift deed in favor of the B, and with the immediate effect the B shall get the interest in the property।
What is this? This is something the immediately जो ये एग्जीक्यूशन कर रहा है, रजिस्ट्री में लिख रहा है, रजिस्ट्री कर रहा है कि सर ये इमीडिएटली इनको मिलेगा. दिस इज समथिंग about the without, this is specifying the time and forthwith. थर्ड पॉइंट बताइए. थर्ड पॉइंट कह रहा है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट विच मस्ट हैपन. व्हाट इज मस्ट? मस्ट मीन्स समथिंग विच मस्ट हैपन, which is in the absolute form. If I am a 30-year-old and you say Shivam execute a gift deed with the condition that when Ali Bhai will attain the age of the 31, he shall get the property. जिस दिन इन्होंने गिफ्ट किया उसी दिन वेस्टेड मिल गया, लेकिन ये कुछ कंडीशन लगा दी, एक हैपनिंग कंडीशन जो होगी ही होगी कि जिस दिन 31 हो जाए. तो must means must is something relating to a particular age, particular date, particular time, particular death of the person. ये है must. क्लियर है कि नहीं? अरे वो नहीं दिख रही दो. शिवानी क्या बात है, समझ नहीं आ रहा. शिवानी फरकनाज आ रहा है कि नहीं? यस सर. Yes, sir. पहला पॉइंट, where on a transfer of the property and interest therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect. ऐसे ही लिखना है, याद रखिएगा. यही चीज विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट. दूसरा कह रहा है और इन स्पेसिफाइंग दैट इट इज टू टेक इफेक्ट फोर्थविथ, तभी के तभी, और ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट विच मस्ट हैपन सच इंटरेस्ट इज वेस्टेड अनलेस, अंडरलाइन करिएगा, अनलेस कंट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर. कंट्ररी टर्म्स अपीयर्स होती है कि इनको जो है बस व्हेन ही विल अटेंड द एज ऑफ इतना तभी मिलेगा, अगर उनकी डेथ होगी तो तभी मिलेगा. ये हो सकता है. तो जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए. एक्सप्लेनेशन here, explanation states that merely the conditions or the postponement of the enjoyment or anything in the property like given under section 17 of the Transfer Property Act, accumulation of the income, अगर इस तरीके की कोई कंडीशन इम्पोज की गई है प्रॉपर्टी पे या कोई फर्दर इंजॉयमेंट को पोस्टपोन किया गया है, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट को जो है डिनाई नहीं करती कि पर्सन को जो है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिला. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वे इफ someone has, if A has transfers a property to B for with the condition that the income from the property shall be observed for a period of the 10 years. तो मुझे बताइए बी का इंटरेस्ट वेस्टेड है कि नहीं है? अगर उसको दे दी गई है प्रॉपर्टी वो वेस्टेड है. अगर किराए पे नहीं दी और उसको जो है ट्रांसफर की है बाय मेकिंग ए लीज, बाय मेकिंग ए गिफ्ट डीड, then the interest of the person is a vested interest. ये पोस्टपोनमेंट ऑफ इंजॉयमेंट हो जाएगा. तो जरा पढ़िए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. Explanation.
An intention that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment thereof is postponed, or whereby a prior interest in the same property is given or reserved to some other person, or whereby income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrives, or from a provision that if a particular event shall happen, the interest shall pass to another person. नंबर 1 कह रहे हैं कि an intention that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from the provision. ये नहीं इन्फर किया जाएगा कि इन प्रोविजंस की वजह से खाली ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है. पहला, वेयर इंजॉयमेंट देयर ऑफ इज पोस्टपोन, इंजॉयमेंट ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को पोस्टपोन कर दिया. फॉर एग्जांपल हमने अभी 17 का एग्जांपल आपको दिया. दूसरा एग्जांपल, वेयर a person has transferred a property with the condition that only on a certain condition A shall get an interest in the property. देखिए, ये these condition does not mean that these are divesting an interest of a transferee. बहुत क्लियरली समझिएगा बात. It is not divesting the interest of the transferee, but it is merely a condition which needs to be fulfilled. 13 में जो है ए ने by making a prior interest, only an absolute interest can be transferred in favor of an unborn. Making a prior interest does not defeat the interest of an unborn in such a transfer. क्लियर है कि नहीं? This is the way. Postponement of the enjoyment means where on a transfer of the property or in a transfer of an interest in the property where such condition has been imposed or any such restrictions has been made which are necessary for the completing of an interest. Such interest needs to be done in the interest of the justice. जैसे by making a prior interest if any interest has to be made in favor of the unborn person. क्लियर है ये वाली बात? तभी मजा आएगा देखो जब ऐसे करोगे, वरना नहीं आएगा. दूसरा, where the prior interest in the same property is given or reserved to some other person. वही अभी वाला section 13. Under section 13, first the prior interest is to be made in favor of some living person. सेक्शन 14 में आ जाइए, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में. इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबोर्न के फेवर में बनाना है तो प्रायर इंटरेस्ट पापा के फेवर में बनाना होगा, देन उनको मिलेगा. यस नो? थर्ड पॉइंट आइए, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन. यही है भाई, income arising from the property is directed to be accumulated until the time enjoyment arises. Yes no? क्लियर है? डायरेक्शन फॉर accumulation हो सकती है. It does not means where any direction for the accumulation has been made in the transfer of the property. It does not mean that it is divesting the interest of the transferee. ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को डाइवेस्ट नहीं कर रहा है. It is merely a direction. Yes or no? Yes, sir. And fourth one is, or from the provision of the particular event shall happen in the terms of the another person. इसको लिखिएगा कंडीशनल लिमिटेशन. कंडीशनल लिमिटेशन
Conditional limitation means where upon a transfer of the property, a particular event needs to be happen. जहां पर पर्टिकुलर इवेंट्स के होने की जरूरत होती है, उस ट्रांसफर को में जो है कंडीशनल लिमिटेशंस लगाई जा सकती है, जो होना जरूरी है, उसके बिना ट्रांसफर नहीं होगा। एक कंडीशन है कंडीशनल लिमिटेशन। सेक्शन 23 बताइए जरा। Section 23. Transfer contingent on happening of specified uncertain event, where on a transfer of property and interest therein is to accrue to a specified person if a specified uncertain event shall happen, and no time is mentioned for the occurrence of that event. The interest fails unless such event happens before or at the same time as the immediate or precedent interest ceases to exist. देखिए, वो कह रहा है कि अगर अनसर्टेन इवेंट ना हुआ तो वो सीज टू बी एग्जिस्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट। इसको एग्जांपल में समझेंगे तो ही समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, ए हैज ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी। ए हैज ट्रांसफर अ हाउस टू बी, and if B does not take the possession of the property within 6 months, the house shall belong to C. कंडीशनल लिमिटेशन हुई कि नहीं? इलिस्ट्रेशन समझ आया? ए जो है बी को अपना घर ट्रांसफर करता है और कहता है कि विद इन 6 months बी हैज टू टेक द पोजीशन ऑफ द हाउस। इफ बी fails to take the possession of the house, it will vest in the sea. Here ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं है कि कंडीशन लगा दी ऑन द हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ दी। आप पूछ सकते हैं मुझसे, पूछ ही नहीं रहा कोई कि सर ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है। यस नो? स्पेसिफाइड सर्टेन इवेंट है 6 month, 6 महीने का सर्टेन इवेंट है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लो। अगर आप नहीं ले पाए तो किसकी हो जाएगी? सी की। हियर इज अ conditional limitation which requires to be fulfilled by the transferee. Here it does not divest the interest of B. B का इंटरेस्ट डाइवेस्ट नहीं हुआ यहाँ, but it needs to be done and it needs to be fulfilled by the B. किसको क्लियर नहीं है बात? सर क्लियर है मुझे तुम्हें? इतने गहरे मंथन से तो कभी ये सेक्शन पढ़ा ही नहीं मैंने। सर अभी एआईबी में क्वेश्चन आया था सर इस पे। कह रहा है कि जो कंडीशनल लिमिटेशन है, हम कह रहे हैं कि जो सेक्शन 19 है वो प्रोविजन देता है वेस्टेड इंटरेस्ट का। इन्होंने कहा है कि कुछ कंडीशंस की वजह से, खाली कुछ कंडीशंस की वजह से ये इन्फर नहीं कर लिया जाएगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट हो गया। उन्होंने कहा कि पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, प्रायर इंटरेस्ट बना देना, एक्युमुलेशन ऑफ इनकम, डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन ऑफ इनकम, और चौथा कंडीशनल लिमिटेशन। तो कंडीशनल लिमिटेशन का मतलब लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम द कंडीशन नीड्स टू बी फुलफिल्ड।
ए बी को ट्रांसफर करता है अपना हाउस और कहता है आपको 6 महीने के अंदर इस घर की पोजीशन ले लेनी। अगर आपने पोजीशन ना ली तो ये सी को चला जाएगा। तो यहाँ जो बी का इंटरेस्ट है, फ्रॉम सिंस ही एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ द बी, he has a vested interest in the property. Is it clear to you? वो Yes. कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है, हेरिटेबल इंटरेस्ट है। समझ में आ गया सभी को? एक तो बोल लिया करो जल्दी जल्दी। क्लियर? चलिए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को समझ आया। पहली 3 एसेंशियल एलिमेंट क्लियर है विद इलिस्ट्रेशन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्लियर है। थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट नंबर 1, present fixed interest. present fixed interest प्रेजेंट इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में। प्रेजेंट इंटरेस्ट दिया गया, फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया गया। द पर्सन शैल हैव द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। दूसरा, ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट कैसा होता है? ट्रांसफरेबल होता है इन नेचर। तीसरा, हेरिटेबल होता है। हेरिटेबल का क्या मतलब होता है? भूल गया। व्हाट इज हेरिटेबल एनीवन? If the transferee dies prior to the transfer of an interest, it shall not go back to the transferor. It shall be inherited by his heir. ये होता है हेरिटेबल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, क्लियर है? हाँ, अंग्रेजी ऐसी है, ये आती है नहीं हमसे। नेक्स्ट आ जाइए। तो क्लियर है भाई सेक्शन 19? यार इसे शगुन को क्या करा, आना जाना बोलो भाई। 21 समझ नहीं आने वाला। सर नेटवर्क स्लो है इसका, बार बार पता नहीं अपने आप कट जा रही है क्लास। आइए जरा, अब आ जाइए 20। 20 इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लेनेशन। जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी उसी का एग्जाम्पल 23 है, उसी का एग्जाम्पल 20 है। एक जनरल प्रिंसिपल कह दिया, if any interest has been created in favor of the unborn person, the unborn person shall get the vested interest in the property immediately upon his birth. If certain condition has been imposed under section 14, तब क्या होगा? अच्छा, ये बात जैसे मैं समझ रहा हूँ उस तरीके से आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं भाई? सर नजीर आप क्या रजा खान? समझना चाह रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। सर यस, आप क्या समझ रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि सर एक रूल तो आपने बता दिया कि सर जो सेक्शन 13 में इंटरेस्ट होता है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है। सर वो बात समझ में आ गई। जो अनबोर्न को मिलेगा वेस्टेड मिलेगा। वो वेस्टेड किस दिन मिलेगा? तो कहने लगे वेस्टेड मिलेगा जिस दिन वो पैदा हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई कह दे कि उसको ही कैन नॉट ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी और उसको जो इंटरेस्ट है वो 17 साल में मिलेगा, वेस्टेड मिल गया, लेकिन ही विल बी एंटाइटल्ड टू एंजॉय द प्रॉपर्टी एट द एज ऑफ 17। ऐसा हो सकता है? यस सर, हो सकता है। राइट Yes, प्रेजेंट में जाएगा, एंजॉयमेंट उसका फ्यूचर में करेगा। सर वेस्टेड इंटरेस्ट जो होगा वो उसे ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 17 जैसा आपने बोला तब मिलेगा, लेकिन उसको जो नहीं अपॉन बर्थ मिल जाएगा कंटिजेंट वेस्टेड।
नहीं सर, आपने यही बोला है तुम्हारा वही। कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है तुम्हारा। वेस्टेड तो ऑन बर्थ पे ही मिल जाता है, जब पैदा होगा तभी। वेस्टेड बेटा ऑन बर्थ मिल गया, लेकिन यहाँ पोस्टपोनमेंट ऑफ द इंजॉयमेंट हो गया, यस नो। यस यस सर। सर, कंडीशन 1। 17 साल, 13 साल, 12 साल, 1.5 साल, 2 साल, यही बताना चाह रहा हूं। यहाँ पढ़ो। क्या पढ़ना है सर? 20। Section 20. When unborn person acquires vested interest on transfer for his benefit, where on a transfer on a where on a transfer of property, an interest therein is created for the benefit of a person not then living, he acquires upon his birth, unless a contrary intention appears from the terms of the transfer, a vested interest, although he may not be entitled to the enjoyment thereof immediately on his birth. क्लियर है बात? Yes, sir. अरे भाई अब आ जाइए जरा सेक्शन 21। देखिए, आपने कहा सर नेचर क्या है, आपने कहा सर प्रेजेंट और फिक्स्ड होता है। ये सर ये ट्रांसफरेबल होता है और इनहेरिटेबल होता है। ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है? हमने कहा कि इंटरेस्ट जो है द वर्ड कंटिंजेंसी implies the word uncertainty. Contingency, the word contingency implies the word uncertainty. It means where the transferee gets an interest in the property, where the enjoyment of the property, or where an interest in the property is depends upon the happening or non-happening of the uncertain event. Such interest is known as the contingent interest. आपको सोच के बड़ा दुख होगा कि ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता क्या है। कोई मुझे बता दे क्या होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट? बताइए जल्दी से कोई। व्हाट इज कंटिंजेंट इंटरेस्ट? मजा आएगा, बताइए। जो सर इवेंट जो है अनसर्टेन हो, जो पॉसिबल नहीं हो। ये बोगस लैंग्वेज है। सर जैसे पोजीशन नहीं मिलता है बोल नहीं लेकिन पा रहा है, समझ एक्सपेक्टेंसी रहे हैं होती है लेकिन बोल कि नहीं पा रहा। क्या? व्हाट? सुन लीजिए। अच्छा, मजा बहुत आने वाला है इस क्लास में। कंटिंजेंट इंटरेस्ट कोई बताएगा मुझे क्या होता है भाई? व्हाट इज कंटिंजेंट इंटरेस्ट? आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट जैसा कि इसमें लिख रहा है कि कंटेंजेंट इंटरेस्ट होगा जो एक अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पर। हाँ, यस, दोज हु आर रेजिंग देयर हैंड्स। सर कंटिंजेंट इंटरेस्ट में मतलब पोजीशन तुरंत नहीं मिल जाता है, पर वो एक्सपेक्टेंसी रहती है कोई हैपन होगी कोई चीज, या कुछ नहीं हैपन होगा तब मिलेगा। It is enjoyment depends upon the happening of the event which may or may not be happen. Yes. चलिए जरा पढ़िए तो और मजा आएगा। Where on the transfer of the property an interest therein created in favor of a person, which is to take effect, number 1, only on the happening of the specified uncertain event, और दूसरा
इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट शैल नॉट हैपन, या तो अफर्मेटिवली वो हैपन हो जाए या निगेटिवली वो हैपन ना हो, बस यही कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। इसके बाद तो बता दिया गया कि कब ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाएगा, अपॉन द हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट। A has made a gift in favor of B. If B survives for the age of 20 years, here's B's interest is contingent. ये बात जिसको क्लियर नहीं दोबारा सुन ले। क्लियर है सबको? सर फिर से। ए बी के फेवर में एक गिफ्ट डीड बनाता है अपने घर की, और उस पे कहता है कि अगर सी जो है 20 साल तक सरवाइव किया, 20 साल तक जिया, तो ये घर बी का। ये जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। यस नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब कहता है ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। स्पेसिफाइड है, अनसर्टेन है, स्पेसिफाइड है। लेकिन अब इसी इलिस्ट्रेशन में कहता है ए हैज ट्रांसफर हिज हाउस टू बी, ए हैज ट्रांसफर बाय वे ऑफ द गिफ्ट his house to B if C shall not survive for the period of 20 years। अगर C जो है 20 साल तक के लिए नहीं जिया, तो यहां बताइए B का इंटरेस्ट कैसा है? बताइए। कंटिंजेंट है भाई। कंटिंजेंट नॉट हैपनिंग इवेंट। यस सर। लेकिन अब वो कह रहा है, आगे इसमें पढ़िए, आगे कह रहा है कि अगर लेटर वाला, ये स्पेसिफाइड इवेंट वाला, जो स्पेसिफाइड इवेंट वाला हैपन हो जाता है तो वेस्टेड हो जाएगा। अगर वो 20 साल जी गया तो हैपन, और ये हैपन हो गया, तो ऐसा क्या हो जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा क्या होगा? Vested. वेस्टेड इंटरेस्ट। ये बात सब समझ में आ रही है कि नहीं? यस। नहीं, तुम्हारी नहीं, खाली औरों की भी। यस सर। बस है भाई, तुम्हारे दिक्कत तो है। जो स्पेसिफाइड इवेंट है, जो ऊपर हमने पढ़ा कि इफ द स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स, अगर हमने कहा कि अगर वो 20 साल जिया, सी अगर 20 साल जिया और सी सपोज 20 साल जी गया, तो यहाँ जो बी का इंटरेस्ट है वो वेस्टेड हो जाएगा। सर 20 साल जिया वो तो कंटिन्यू हो रहा है सर, उसके बाद अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है, नहीं जी पाता, तो सी का मतलब क्या सी का? शक दिया गया दोबारा से सर, एक प्लीज। अरे हमारा इलिस्ट्रेशन था, ए जो है बी को एक गिफ्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी, और कहता है कि अगर बी जो सी जो है 20 साल तक जिया, अब यहाँ जो बी का इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट है अभी पहले दिन से। लेकिन अगर सी 20 साल तक जी गया तो उसका इंटरेस्ट वेस्टेड हो जाएगा उसी दिन। ये बात समझ में आ गई इतनी? यस सर। अब आना भाई फॉर्मर वाले मामले में, तो ये हो गया। लेटर क्या कह रहा है कि लेटर व्हेन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। दूसरे मामले में हमारा क्या था? बताइए। इफ
she shall not survive for the year of 20 years. 20 years, लेकिन वो तो सरवाइव कर रहा है, इम्पॉसिबल हो गया, वो तो 20 से भी ऊपर चला गया। अब इंटरेस्ट कैसा होगा? अभी तो वेस्टेड है। सर अब ऊपर जी? चला गया तो वेस्टेड होगा सर। नहीं तो उसका तो सर बड़ा बना रहेगा सर, क्योंकि वो 20 तक तो था ही, लेकिन उससे ऊपर चला गया तो उसका नीड वेस्टेड हो गया ना सर। पढ़ो भाई उर्वशी। Section 21, where Section 21, contingent interest, where on a transfer of property, an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event, or if a specified uncertain event shall not happen, such person thereby acquires a contingent interest in the property. Such interest becomes a vested interest in the former case on the happening of the event. In the latter, when the happening of the event becomes impossible. जी, ये सेक्शन क्लियर है। याद रखिएगा, यहाँ के बाद समझ नहीं आने वाला फिर बहुत जल्दी से। हमें को 5-4 साल लग गए थे समझने में। ठीक है, क्लियर है सना? तुम्हारा हाथ नहीं उठा, क्या बात? आर यू देयर? चली गई होंगी। बिजी रहती हैं। चलिए सर जी। सर जैसे इसमें है ना सेक्शन 21 में हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, तो इसमें और सेक्शन 23 में क्या फर्क है? उसमें भी हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट की बात हो रही है। वहां देखिए, वहां उससे के बाद कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। एग्जिस्ट नहीं कह रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सेक्शन 23 में कंडीशनल लिमिटेशन में कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यहां वो इंटरेस्ट वेस्ट हो जाएगा when it becomes impossible or the event has happened. Clear? As per the यस सर। situation. सॉरी सर, मेरा कॉल आ गया था, मैं इसलिए हाथ नहीं उठा पाई। अरे कॉल वॉल ना उठाया करो, कभी कभी चीजें निकल जाती हैं फिर। सर वो एक्सेप्शन, बहुत जरूरी था, इसलिए मैं फोन बहुत दूर रखती हूँ। देखो जरा एक्सेप्शन, ये वही बात आ गई जो कंडीशनल लिमिटेशन वाली बात थी कि अगर कोई, और सेक्शन 20 वाली जो बात थी कि अगर कोई किसी बच्चे के फेवर में एक गिफ्ट बनाया गया प्रायर इंटरेस्ट बनाकर और कहा गया कि उसे इतने साल तक वो जो उस प्रॉपर्टी को मिलेगी 17वें साल में, 18वें साल में, 15वें साल में, तो ऐसा इंटरेस्ट खाली इस वजह से जो है कंटिंजेंट नहीं हो जाएगा। पढ़ो जरा एक्सेप्शन। Exception, where under a transfer of property, a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age, and the transfer also gives to him absolutely the income to arise from such interest before he reaches that age, or directs the income or so much thereof as may be necessary to be applied for his benefit. Such interest is not contingent. लो ये तो उससे भी आगे निकल गए, तो और कह रहे कि एब्सोल्युटली इनकम, वो 17 वाली इनकम पहुंच गए वहां जहां मैं पहुंचा। आर यू ऑल्सो देयर? यार, है ना? नहीं सही में समझिए,
ये खाली कंडीशंस जो हैं वेस्टेड इंटरेस्ट को कंटिंजेंट में नहीं बदल देती। बढ़िया आगे भाई। सर एक्सप्लेनेशन फिर से समझा दीजिए। एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें। तजहीन कहाँ है एक्सप्लेनेशन? एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन सर। एक्सेप्शन, यस सर। अपवाद। अपवाद कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर की गई है और खाली उसकी इंजॉयमेंट पोस्टपोन की गई है, जैसा अभी हम 19 में पढ़ के आए हैं, तो खाली इस कारण से उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफरी का जो हित है वो कंटिंजेंट नहीं हो जाएगा, समाश्रित हित नहीं हो जाएगा, वो निहित हित ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए। मुझे बताइए किस किस को क्लियर नहीं हुआ? सबको क्लियर है ना? देखो इतना टाइम मैंने कभी नहीं लगाया, और वैसे लास्ट टाइम कितना देर 10 से 15 मिनट लगी होगी दोनों सेक्शन में। अभी भी मुझे क्लियर नहीं। सबसे ज्यादा टाइम सर मैंने लगाया है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट। क्या नेचर है? पहला, सर फ्यूचर फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट। फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट होता है, फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलने जा रहा होता है। सेकंड, नॉन हेरिटेबल। नॉन हेरिटेबल होता है, हेरिट नहीं कर सकता, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर ट्रांसफरी की डेथ हो गई तो ये बैक टू द वेदास हो जाएगा, ट्रांसफरर को चला जाएगा, लेकिन उसके एयर को नहीं मिलेगा। तीसरा, ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। ट्रांसफरेबल होता है लेकिन ट्रांसफर किया जा सकता है, अनसर्टेनिटी में भी ट्रांसफर्ड। जब इतनी ही बात हो गई तो फिर सेक्शन 6A में और इसमें क्या डिफरेंस है कंटिंजेंट इंटरेस्ट में? व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बोथ? बताइए भाई सर जल्दी उसमें तजीन। सर उसमें है कि जैसे क्या ट्रांसफरेबल नहीं है, कब ट्रांसफर नहीं होगी। नहीं, वहां कह रहा है कि वेयर अ पर्सन हैज चांस टू बिकम एन हेयर और obtain the legacy of the kinsman, such interest cannot be transfer। यहाँ भी ऐसी बात कह रहा है जो फ्यूचर पे डिपेंड है, वहां भी उसे फ्यूचर में मिलेगा, यहाँ भी फ्यूचर में मिलेगा, तो डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? यस प्लीज, एनीवन? सर यहाँ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है। हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, मेन है अनसर्टेन इवेंट। वहां पर वेयर अ पर्सन हैज मेड अ विल इन फेवर ऑफ हिज सन, ठीक है, ही हैज ए चांस टू बिकम एन ईयर, चांस वो एयर हो गया, जिस दिन अब्बा गुजरे उसी दिन वो विल ट्रांसफर हो जाएगी। यस सर। सेक्शन 6 implies and explicitly mentioned the chance to become an heir. Here chance is not mentioned. Here is the transfer or interest has been transferred on the happening and non happening of the future uncertain event। क्लियर है? चलिए जल्दी से आ जाइए। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिंजेंट एंड वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? लिखिए, इन उषा सुब्बा राव वर्सेस उषा सुब्बा राव वर्सेस
BN विश्वेश्वरैया, BN विश्वेश्वरैया. In this case, court has held that a vested interest or a vested interest is transferred immediately to a transferee for the present enjoyment of the property. Present enjoyment of the property or future enjoyment of the property. अच्छा, ये फ्यूचर क्यों है? कैन एनीबॉडी टेल मी? सर जैसे उसके एक्सप्लेनेशन में दिया नहीं था कि अनबॉर्न को जब बस बहुत शानदार. पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, प्रायर, एक्यूमुलेशन, कंडीशनल लिमिटेशन. समझ आ गया ना भाई सबको? यस सर. सर केस तभी नहीं तो दोबारा मजा है. बोल दीजिएगा. उषा सुब्बाराव वर्सेस BN विश्वेश्वरैया. नेक्स्ट, इन्वेस्टेड इंटरेस्ट. नहीं सॉरी, अभी तो इसका कंटिंजेंट वाला पार्ट भी रह गया ना. वेयर एज कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट विच डिपेंड्स whereas contingent interest is an interest which depends upon the happening and non-happening of specified future event. Next, invested interest, VI लिख लेना शॉर्ट में. Invested interest, transferee's title is perfect. Whereas in contingent interest, transferee's title is imperfect but capable of being perfect on the happening and non-happening of the specified uncertain event. ये समझ में आ गया ना कैसे ये परफेक्ट होने जा रहा है? कोरिलेट कर पा रहे हो? कैसे हो रहा है वैभवी? इम्परफेक्ट इंटरेस्ट कैसे कैपेबल ऑफ बीइंग परफेक्ट है? सर अगर वो इवेंट हैपन हो जाता है तो, या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है? मतलब 21 की बात बता रही हो कि 21 की जो आगे की 2 लाइन थी वो फॉर्मल और लेटर वाली? जी सर, लास्ट वाली 2 लाइंस. यस, ऐसे ही मजा आता है बस पढ़ने पढ़ाने में. जब तक पूरा क्लियर ना फिर क्या मतलब? फिर तो कहीं और पढ़ो एनजे के अलावा, है ना? हाँ आइए नेक्स्ट. vested interest takes place from the date of the transfer, but enjoyment may be postponed for future date, which must be happen in all cases. होगा ही होगा, याद रखिएगा. ऐसा कोई पोस्टपोनमेंट नहीं है कि जो अनसर्टेन है. अगर वो अनसर्टेन हो जाएगा तो कंटिंजेंट हो जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट?
Next, but contingent interest take place on the happening and non-happening of uncertain future event. Next point, vested and contingent interest are transferable in its nature. And section 6 clause A does not bar its transfer. Next, vested interest is heritable in nature, while contingent interest is not. अच्छा यार, 19 में वो जरा सेकंड पैरे वाली लाइन भी पढ़ लेना, पढ़ देना भाई वैभवी। So ये वाली a vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession. यस, अगर ट्रांसफरी ने पोजीशन भी ऑब्टेन नहीं की, वही कंडीशनल ट्रांसफर किया था, कंडीशनल लिमिटेशन थी, उसको अभी फुलफिल भी नहीं किया था कि ही हैज गॉन, तो ऐसे मामले में जो प्रॉपर्टी उसके एलआर को चली जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब लिखिए जरा, इन अ वेस्टेड इंटरेस्ट in case of the death of the transferee, the LR of the transferee shall get interest in the property. But same shall not happen in case of contingent interest. Next, in the execution of a decree, obtained against the transferee, the vested interest of the transferee may be attached and sold. ये कहाँ था अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी? व्हाट प्रॉपर्टीज मे बी अटैच्ड एंड सोल्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री? कहाँ था ये सीआरपीसी में? सीपीसी में सेक्शन था। 60 सीआरपीसी। क्या? कुछ नहीं सर, वही सीपीसी में है। अच्छा, सीआरपीसी में नहीं है? कमजोर हो गया दिमाग। सीआरपीसी में भी है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो सब बीएनएसएस में 85 में था, 84 85 में था। देखिए वो 85 जनरल अटैचमेंट नहीं है, वो इन केस ऑफ द एब्सकॉन्डेड पर्सन है वो।
अगर याद हो तो सर यस आ सर। जाइए। यस सर। वो जनरल अटैचमेंट नहीं है, ये जनरल अटैचमेंट है सेक्शन 60 ऑफ द सीपीसी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एंड इन केस ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट, since since transferee obtains no interest, it can neither be attached and sold. It can neither be attached nor sold. अब मुझे बताइए आप, इज इट क्लियर टू यू? आर यू क्लियर विद दिस? नाइनटीन, 20, 21, किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत? नहीं, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन, अच्छा है, अभी सबसे एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई have stated something relating to the conditions। कुछ कंडीशंस होती हैं, आपने कहा सर कुछ कंडीशन प्रेसिडेंट होती है, कंडीशन सब्सिक्वेंट होती है, कोलेटरल कंडीशंस होती हैं। यस नो, ऐसी ऐसी बात की थी हमने। तो अब वेयर a transfer of the property can be made either conditionally or unconditionally, where in the transfer of the property no condition has been attached in the transfer, such transfer is known as unconditional transfer. And upon the transfer of the property, the transferee shall be entitled to enjoy the property according to his manner. But where upon the transfer of an interest in the property, where some condition has been attached either priorly or subsequently, such transferee needs to fulfill the condition. Where the prior condition has been made, prior condition are those condition which has been attached before transfer of the property has been made। जब ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं हुआ उससे पहले जो ट्रांसफर पर कंडीशंस लगाई जाती है वो कौन सी कंडीशन कहलाती हैं जी? सब्सिक्वेंट कंडीशन है। प्रेसिडेंट, प्रायर। अच्छा, कंडीशन प्रेसिडेंट। अब कमजोर दिमाग है, भूल जाता हूँ। अच्छा चलिए, अब अच्छा, ए हैज transfers a property, A has made a lease to be upon a condition that he has to walk 100 miles in an hour। ए बी को जो है लीज बनाता है, पट्टा बनाता है इस कंडीशन के साथ कि ए को जो है, बी को जो है 1 घंटे में 100 मील चलना है। ऐसी लीज क्या होगी? वॉइड, वैलिड, क्या? सर वॉइड होगी। वाइड होगी सर, कंडीशन वॉइड। कंडीशन वाइड। सना गलत सर बोल रही हो आप। ट्रांसफर भी वॉइड होगा सर। यस सर। बेटा समझ लो अभी जो मैं बता रहा हूँ, हम प्रायर कंडीशन की बात कर रहे हैं। अभी उसने ट्रांसफर नहीं किया, ट्रांसफर करने के बाद उसने नहीं, एंजॉयमेंट के बाद नहीं बताया। सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी कंडीशन जो ट्रांसफर के बाद कही जाती है, ट्रांसफरी जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर करेगा तो मेरी बीवी को करेगा और वो भी 10,000 में करेगा। तो ऐसी कंडीशन क्या है यार, बताइए, अदरवाइज आई एम नॉट वाइड गोइंग होगी। टू। वॉइड है सर। सना समझो बात ये,
यस सर। बहुत अच्छा। अगर वो डायरेक्शन करता है, सेक्शन 11 में कुछ डायरेक्शन लगा देता है, वो भी void है। अगर कोई ऐसी है जो दो, वन पीस ऑफ लैंड और टू पीस ऑफ लैंड के इंजॉयमेंट के लिए, तो वो वैलिड है। लेकिन अगर कोई कंडीशन प्रायरली अटैच की है, उसने कहा है कि अगर 1 घंटे में 100 मील भी चलेगा तो उसको मैं लीज दूंगा, ऐसी लीज ही वर्ड हो जाएगी ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द प्रायर कंडीशन। व्हाट इज कोलैटरल कंडीशन? Collateral conditions are the conditions which are runs frequently and the one by one with the transfer. A has made a lease in favor of the B with a condition that B the lease shall be for the period till B is alive. तो साथ साथ चल रही है कि नहीं? इसको कहते हैं कोलेटरल कंडीशन। जब साथ साथ कंडीशन चलती है, वो कह रहा है कि जब तक लीजिए, जब तक बीजिएगा। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कंडीशन प्रेसिडेंट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन 25। 25। पता नहीं, अब मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो। 25 Section 25, conditional transfer. जी। An interest created on a transfer of property and dependent upon a condition fails if the fulfillment of the condition is impossible रुक or जाओ is जी, रुक जाओ forbidden जी, by रुक जाओ law. जी, रुक जाओ जी मैडम। कह रहा है कि an interest created on a transfer of a property depends upon the condition fails। कंडीशन फेल हो जाएगी कब? इफ द फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज इम्पॉसिबल। हमारे इलिस्ट्रेशन में क्या था? वो पॉसिबल था 1 घंटे में 100 मील चलना। नहीं सर। नो सर। आगे आइए, और फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ, सी पढ़िए इलिस्ट्रेशन। Illustration C. A transfers rupees 500 to B on condition that C shall murder C. The transfer is void. क्यों? फॉरबिडन बाय लॉ है। अगर मर्डर करोगे तो आईपीसी की 302 लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे, और is of such a nature that if permitted would defeat the provision of any law। अगर परमिट कर दिया तो वो डिफीट कर जाएगा प्रोविजन ऑफ लॉ बी। इलिस्ट्रेशन बी। Illustration B. A gives rupees 500 to B on condition that he shall marry A's daughter C. At the date of the transfer, C was dead. The transfer is void. ट्रांसफर इज, अच्छा कंडीशन वर्ड है कि ट्रांसफर वर्ड है? कंडीशन Transfer. अरे चाचा, कंडीशन वर्ड नहीं है, ट्रांसफर ट्रांसफर है वर्ड है। सर। अच्छा, किसी और को भी लग रहा है कंडीशन वर्ड है, या सभी को ट्रांसफर ही वर्ड लग कंडीशन रहा है? सर कंडीशन वाइड है तभी तो ट्रांसफर वाइड हो जा रहा है। ने 500 रुपये कंडीशन लगाया ना, क्योंकि बोले उसकी बीबी, उसके बेटी से मैरिज करे, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वॉइड होगा सर। कंडीशन तो उसने लगाई थी ना सर। कंडीशन वर्ड नहीं है। क्या नाम है आपका?
ऐसी कंडीशन है जो फेल्स हो जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट आइए, और इन्वॉल्व इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। डी पढ़ना जरा। D. A transfers rupees 500 to his niece C if she will desert her husband. The transfer is void. क्लियर है कि नहीं है? और कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी। चारों के चारों इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब आएगा वो इलिस्ट्रेशन आएगा, मीन्स में इलिस्ट्रेशन आया हुआ है। उत्तराखंड में ए आया हुआ है, डी आया हुआ है। डी तो रिसेंटली में गलत करके आया था लास्ट अपने इंटरव्यू वाले में, तो हम कंडीशन कराए थे, हमने ट्रांसफर जो है वैलिड कर दिया था। उन्होंने पूछा था कि ट्रांसफर वॉइड होगा कि वैलिड होगा, हमने कहा क्या हो गया, वैलिड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आ जाइए सेक्शन सर आज से 26। पहले मुझे ये क्लियर नहीं था, कौन आज सा? क्लियर हुआ है ये वाला, मतलब बहुत मैं सी बेटा, बहुत सी चीजें होती है। मैंने तो रट लिया था सर। मैं बताऊं तुम्हें, मुझे हमारा भी यही होता है कि कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं कि हम लोग रट लेते हैं चीजें और अपनी क्लियर होती है। मुझे बहुत सी चीजें क्लियर होती है आपको पढ़ाने के बाद, आपको पढ़ाने के लिए पढ़ने के टाइम, फिर मैंने कहा अच्छा ये था क्या। और आज भी नहीं, जब नेक्स्ट बार टीपीए का भी पढ़ाऊंगा तब एक और नई चीज निकल के आ जाएगी। इसीलिए जो है राम जेठमलानी एट द एज ऑफ द 95 ही states before the Supreme Court, sir, I am still learning the law। समझ रहे हैं? तो हमारी तो हैसियत ही क्या है उनके सामने। 26 Section 26. Fulfillment of condition precedent. अच्छा, अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगा दिए, उनका फुलफिलमेंट नहीं होता तो ट्रांसफर वर्ड हो जाएगा, जरूरी है। सब्सटेंशियली फुलफिल्ड नहीं मानी जाएगी अगर आपने बात ना मानी। ए ने जो है बी को जो है 5,000 रुपया ट्रांसफर किया और कहा कि बी आपको जो है सी डी ई की कंसेंट लेनी है। सी डी की मृत्यु हो गई, ई बचा, ई की कंसेंट से शादी कर ली। उन्होंने कहा कि सी डी ई की कंसेंट से शादी करनी है। सी डी की मृत्यु हो गई, ई की कंसेंट ले ली, तो माना जाएगा कि सब्सटेंशियली फुलफिल्ड हो गई कंडीशन। दूसरा एग्जांपल, ए बी को 5,000 रुपया ट्रांसफर करता है अपॉन ए कंडीशन दैट, कि उसको जो है ये कंडीशन लगाता है कि तभी ट्रांसफर होगा जब आप जो है मैरी करेंगे विद द कंसेंट ऑफ द सी डी ई। लेकिन वो शादी कर लेता है, शादी के बाद सी डी ई की कंसेंट लेता है, तो मानी जाएगी कि नहीं? नहीं। नहीं No, मानी sir. जाएगी सर। पढ़िए जरा 26। Section 26. Fulfillment of condition precedent. Where the terms of a transfer of property impose a condition to be fulfilled before a person can take an interest in the property, the condition shall be deemed to have been fulfilled if it has been substantially complied with. ए Illustration A. A transfers rupees 5,000 to B on condition that he shall marry with the consent of C, D, and E. E dies. B marries with the consent of C and D. B is deemed to have fulfilled the condition. जी, समझ आ गया? यही बात है। बी फॉर बॉय, पढ़िए। B. A transfers rupees 5,000 to B on condition that he shall marry with the consent of C, D, and E. B marries without the consent of C, D, and E.
but obtains their consent after the marriage. B has not fulfilled the condition. क्यों क्यों नहीं फुलफिल सर के लिए तो क्योंकि लिया उसने कंसेंट। क्योंकि सर उससे सर कंसर्न नहीं कंसेंट ली से थी। शादी करनी थी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि कंसेंट से शादी करनी थी, शादी के बाद नहीं कंसेंट लेनी थी। सर फिर तो लाइक इट्स अ कंपल्जन की मजबूरी में दे दी होगी उन्होंने कंसेंट। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बहुत सही तुम्हारी वर्डिंग थी। Because the condition precedent was to be complied. Are you getting my point? वो तभी तो मानी जाएगी जब आपने कहा। अब कंडीशन लगाई गई कि मेरी शादी जो मेरी मम्मी अब्बा के मर्जी से ही होगी। ए ने मुझे ट्रांसफर किया, मैं यहाँ से शादी अलीगढ़ से शादी करके ले गया अपने घर। अम्मी अब्बा ने कहा ठीक है बेटा, जब तू ले ही आया तो क्या करे, मानी जाएगी कंसेंट? सर नहीं मानी जाएगी। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कहते हैं, एज नियरली एज पॉसिबल। चलिए एक और बात बताइए जरा, सेक्शन 27 अगर कहो तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जितने सेक्शन पढ़ा रहा हूं, डू नॉट बी कंपेयर के कौन सा छोड़े, यू कैन नॉट लेफ्ट ओवर एनी। ओके, यू कैन नॉट लेफ्ट, कोई से नहीं छोड़ सकते। आइए जरा, कहता है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ द property and interest therein created, or in the same transaction and prior interest has been made in the property and in the interest and same transaction the subsequent interest has been made in favor of some other person, if the prior interest shall not take effect। यही बात लिखी है, जरा पैरा वन देखिए, फिर बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। Section 27. Conditional transfer to one person coupled with transfer to another on failure of prior disposition. चलिए चलिए, Where on a transfer of property an interest therein is created in favor of one person and by the same transaction. अंडरलाइन करते चलिए। An सेम ulterior ट्रांजैक्शन, disposition of the same interest is made in favor of another. If the prior disposition under the transfer shall fail, the ulterior disposition shall take effect upon the failure of the prior disposition, although the failure may not have occurred in the manner contemplated by the transferor. कह रहा है कि एक आदमी के फेवर में अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है ऑन द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसी सेम ट्रांजैक्शन में वो कहता है कि अगर प्रायर और उसी सेम ट्रांजैक्शन में एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन बनाई गई है, वो अल्टीरियर डिस्पोजिशन उस कंडीशन और इस रेलिवेंस में बनाई गई है कि अगर ये वाला फेल हो गया तो ये वाला सर्वाइव कर जाएगा। तो कहा कि ऐसा ट्रांसफर वैलिड है। एक्सीलरेशन कहते हैं इसको, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेट कर दीजिए यहां से इसको, यहां नहीं हुआ तो एक्सीलरेट दबाइए और यहां आ जाइए। ठीक है, जरा इलिस्ट्रेशन ए पढ़िए। Illustration A. A transfers rupees 500 to B on condition that he shall execute a certain lease within 3 months after A's death, and if he should neglect to do so to C, B dies in A's lifetime. The disposition in favor of C takes effect. अभी समझ जिसको आया वो भी ठीक, जिसको नहीं आया वो मुझसे समझ ले।
ए जो है बी के फेवर में जो है 500 रुपए बनाता है इस कंडीशन पे कि बी को जो है मेरे मरने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर एक विल डीड है उसको एग्जीक्यूट करानी है। और अगर बी ऐसा करने में फेल हो गया तो प्रॉपर्टी ये 500 रुपए सी को चले जाएंगे। लेकिन बी तो मरा नहीं, वो ए तो मरा नहीं, बी ही दुनिया से चल बसा। तो बताइए ऐसी जो प्रॉपर्टी है जो ए से बी को मिलने वाली थी, देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट है, हाँ ना, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है तभी क्या हो रहा है। लेकिन कंडीशन है, अब ये कंडीशन ऐसे एक्यूमुलेट की गई कि सी को चली जाएगी। तो किसको चली गई? सी को। क्लियर है कि नहीं? यस सर। फर्क क्लियर हो रहा है या नहीं? हो रहा है सर ये वाला, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ तो बोलो क्यों नहीं रही हो? वो कह रहा है कि देखिए जल्दी से आइए, where on a transfer of the property and interest therein created in favor of one person, B के फेवर में एक बनाया, and by the same transaction ulterior disposition of the same interest, उसी इंटरेस्ट की बनाई in favor of another, C के फेवर में। उसने कहा, ए ने कहा कि अगर इंटरेस्ट जो है, अगर बी फेल हो गया 3 महीने के अंदर अंदर विल को एग्जीक्यूट कराने में, लीज डीड को एग्जीक्यूट कराने में, तो ऐसी जो 500 रुपए हैं वो सी पे चले जाएंगे। इफ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफर फेल्स, अब बताइए फेल्स हुआ कि नहीं? क्यों? मर गया। द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन द फेलियर ऑफ द डिस्पोजिशन ऑल्दो द फेलियर मे नॉट हैव बीन अकर्ड इन द मैनर कंटेम्पलेटेड बाय द ट्रांसफर। उस मैनर में नहीं हुआ जैसे कंटेम्पलेटेड किया गया था, लेकिन फिर भी ऐसा जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो वैलिड होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन। लेकिन कह रहा है कि जहां पर एक तो बोल के मुझे बता दिया कीजिए, मुझे मैसेजेस जी ठीक है। तो कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसफर जो है किसी पर्सन के फेवर में एक प्रायर इंटरेस्ट बनाया गया और उसी प्रायर इंटरेस्ट के जब ट्रांजैक्शन, जब कोई एक डॉक्यूमेंट कोई एक बनाया जा रहा था, उसी सेम ट्रांजैक्शन में अल्टीरियर एक वो बनाया गया सब्सिक्वेंट, जिसको कहते हैं अल्टीरियर का मतलब सब्सिक्वेंट, कि अगर ये फेल हुआ तो इसको मिल जाएगी। यहां भी सेक्शन 27 का सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कि वेयर द प्रायर इंटरेस्ट फेल्स द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट, जैसे इलिस्ट्रेशन ए में। क्लियर है बात? यस सर। अब आ जाइए जरा नेक्स्ट पैरा। नेक्स्ट पैरा कह रहा है कि लेकिन जहां पर अल्टीरियर डिस्पोजिशन को किसी पर्टिकुलर मैनर में कहा गया है, अगर वो पर्टिकुलर मैनर नहीं है तब अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल नॉट टेक इफेक्ट। पिछले वाले पैरा के पिछली वाली बात जो वेयर an interest has been created in favor of a one person by making a prior disposition in favor of a one person, and in the same transaction the ulterior disposition has been made in another person if it in particular manner, वो बात कही गई कि पर्टिकुलर मैनर में होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर मैनर नहीं है देन द ट्रांजेक्शन शैल फेल्स, तब नहीं होगा। ए जो है अपनी वाइफ को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कहता है कि आपको मेरी जिंदगी में मरना है, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं मरी तो ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी। दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों कार से जा रहे थे, क्रश हो जाते हैं, पता ही नहीं लगा कि कौन पहले मरा है, ए मरा है कि बी उसकी वाइफ मरी है। तो जो प्रॉपर्टी है
क्योंकि क्या कहा था, मेरी लाइफ टाइम में, तो सी के फेवर में ऐसा डिस्पोजिशन नहीं होगा। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। अब इतनी जो भाई तो मैं भी नहीं लेता। नेक्स्ट पढ़िए जरा। सर नींद आ रही है उन्हें। हाँ यार, जब से पढ़ो भाई। सर ये आपका रिकॉर्ड करके वायरल करना है। बी कहाँ गई, पढ़ो। सर वो पैराग्राफ भी पढ़ दे, सेकंड वाला। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले वो फिर ये। अच्छा, ये पहले अपनी हंसी रोकती फिर पढ़ती है। पढ़ो भाई, इतना टाइम नहीं है। But where the intention of the parties to the transaction is that the ulterior disposition shall take effect only in the event of the prior disposition failing in a particular manner, the ulterior disposition shall not take effect unless the prior disposition fails in that manner. Illustration B. Illustration B. A transfers property to his wife, but in case she should die in his lifetime, transfer to B that which he had transferred to her. A and his wife perish together, under circumstances which make it impossible to prove that she died before him. The disposition in favor of B does not take effect. क्लियर है कि नहीं? सभी को? सेक्शन 30। Section 30. Prior disposition not affected by invalidity of ulterior disposition. देखिए बहुत शानदार इलस्ट्रेशन है सब, बहुत शानदार। पढ़ो पढ़ो, मजा आएगा। If the ulterior disposition is not valid, the prior disposition is not affected by it. जी, इलस्ट्रेशन। Illustration: A transfers a farm to B for her life, and if she does not desert her husband to C, B is entitled to the farm during her life as if no condition has been inserted. Prior disposition not affected by the invalidity of the ulterior disposition. Prior disposition उसने कहा कि हम आपको फार्म हाउस देते हैं, लेकिन आपको अपने हस्बैंड को छोड़ना होगा। तो माना कि जैसे प्रायर वही सब्सिक्वेंट कंडीशन टाइप हुई ही नहीं। यस नो? क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे फिर से कुछ न्यू सेक्शंस के साथ। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास टुडे और एंजॉयड द क्लास। अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, sir. अल्लाह हाफिज सर। आधे लोग नींद में थे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। कुछ तो बच्चे भी थे।